सेल थ्योरी जो है 4 पॉइंट्स पर मुश्तमिल है। कितने पॉइंट्स पर मुश्तमिल है? 4 पॉइंट्स पर मुश्तमिल है। अगर आप कहें कि वज़ाहिर ये सेल के बारे में हमें क्या बताता है, सेल के बारे में उसकी खुसूसियात जो है वो एक्सप्लेन करता है, लेकिन ये कि सेल थ्योरी खुद अपने अंदर क्या है, सेल थ्योरी खुद अपने अंदर एक बहुत बड़ी डिटेल रखता है। यानी वो चीज या वो पॉइंट्स हैं जो कि आप क्या कर सकते हैं, वो चीज है या वो पॉइंट्स हैं जो बहुत सारे सेल्स के ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं। यानी सेल थ्योरी के अंदर जो बुनियादी 4 पॉइंट्स हैं, तो ये पॉइंट्स अगर आप उठाते हैं तो ये खुसूसियात या ये बातें आपको कहां पर मिलती हैं? ये तकरीबन आपको हर सेल के अंदर मिलेगी। किसके अंदर मिलेगी? हर सेल के अंदर मिलेगी। जैसे मैंने शुरू में बताया कि अगर हम डिस्कवरी की बात करें, किसकी बात करें? डिस्कवरी। तो डिस्कवरी में बुनियादी तौर पे हमारे पास 2 नाम आते हैं, 2 बड़े नाम आते हैं। एक तो माइक्रोस्कोप का जो आप कहें कि इजाद करने वाला था इन्वेंटर, और साथ में ये कि उसने पहली दफा सेल को भी ऑब्जर्व किया, वो था एंटोन वान ल्यूवेनहुक। और दूसरा शख्स जो कि जाना जाता है वो क्या है? वो रॉबर्ट हुक था। सो रॉबर्ट हुक ने ना सिर्फ 1665 के अंदर सेल वॉल को डिस्कवर किया, बल्कि सेल वॉल के साथ क्या है, along with cell wall he discovered cells too। ये जो रॉबर्ट हुक है उसने कॉक लिया था। क्या लिया था? कॉक। उस दिन मैंने आपको बताया था कि अगर लैब के अंदर आप देखें जो फ्लास्क वगैरह होते हैं या दीगर जो केमिकल की बॉटल्स होती हैं, तो अभी प्लास्टिक के कैप्स हैं या प्लास्टिक के ढक्कन हैं। पहले टाइम में क्या यूज होता था? पहले जमाने में इसके अंदर लकड़ी का एक पीस जो है वो लगा देते हैं। सही? तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कॉक कहते हैं। अब ये कॉक बुनियादी तौर पर क्या चीज है? सो ये कॉक बेसिकली एक प्लांट का हिस्सा है, यानी लकड़ी से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? कॉक बुनियादी तौर पर क्या है? वुड है। जब कॉक बुनियादी तौर पर वुड हुआ, कॉक बुनियादी तौर पर क्या हुआ? वुड हुआ, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये प्लांट सेल पर मुश्तमिल है। किस पर मुश्तमिल है? प्लांट सेल। तो हम ये कह सकते हैं कि रॉबर्ट हुक ने जिस चीज को ऑब्जर्व किया था, रॉबर्ट हुक ने जिस चीज को ऑब्जर्व किया था, रॉबर्ट हुक ने फॉर द फर्स्ट टाइम जिस चीज को देखा था, वो क्या था? यानी वो कोई एनिमल नहीं था। सही? इसी तरीके से हम कहते हैं कि जरासीम जो कि बीमारियां फैलाते हैं, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ वगैरह, वो भी नहीं थे। इसी तरह वो आप कहें कि जो मशरूम्स वगैरह है, फंजाई जिनको हम कहते हैं, वो भी नहीं थे। तो वो क्या चीज थी? वो प्लांट सेल था। वो क्या था? प्लांट सेल। और प्लांट सेल की खुसूसियत क्या है कि प्लांट सेल की जो बाउंड्री है, प्लांट सेल की जो क्या है? बाउंड्री है, यानी सेल को बाहर से जिस चीज ने कवर किया हुआ है वो उसका सेल वॉल है। सेल को बाहर से जिस चीज ने कवर किया हुआ है वो क्या है? उसका सेल वॉल है। तो 2 चीजें उसने देखी। एक तो ये कि उसने ऑब्जर्व किया कि कॉक के अंदर क्या है? कॉक के अंदर डब्बेनुमा स्ट्रक्चर है, ठीक है, जिसको उसने सेलुला का नाम दिया। बाद में इसको मुख्तसर कर दिया गया, सेल कर दिया गया। सेलुला से क्या कर दिया गया? सेल कर दिया गया। तो ये सेलुला का मतलब क्या है? सेलुला का मतलब है स्मॉल रूम। सेलुला का मतलब क्या है? स्मॉल रूम। समझ आ रही है? अब ये तो डिस्कवरी हो गई या हिस्ट्री हो गई सेल के बारे में। इसी तरह अगर आप सेल की स्टडी करते हैं, किसकी स्टडी करते हैं? सेल की स्टडी कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि आप लाइफ की स्टडी कर रहे हैं। अगर आप सेल की स्टडी कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? किस चीज की स्टडी कर रहे हैं आप? लाइफ की स्टडी कर रहे हैं, जिंदगी की स्टडी जो है वो कर रहे हैं। समझ आ रही है? तो यहां से 2 बातें एक दूसरे के साथ जुड़ गई। यानी अगर आप लाइफ की बात करेंगे तो सेल का जिक्र लाजिमन आएगा। सेल का जिक्र क्या होगा? लाजिमन आएगा। और अगर आप क्या कर रहे हैं? अगर आप सेल को स्टडी कर रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि आप किसको स्टडी कर रहे हैं? लाइफ को स्टडी कर रहे हैं। क्योंकि तमाम जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स
हैं उनके यानी क्या उनके बॉडी का जो भी स्ट्रक्चर है उसका बेसिक बुनियादी यूनिट क्या है, उसका जो बुनियादी यूनिट है वो सेल है, उसका बेसिक यूनिट क्या है, सेल। तो ये जो हम पढ़ते हैं क्या सेल थ्योरी, उसका पहला पॉइंट भी यही है, उसका पहला पॉइंट भी यही है नंबर 1। और ये सेल थ्योरी किस तरह से बनी, तो सेल थ्योरी की जो डेवलपमेंट है ये दो लोगों ने बुनियादी तौर पर की है, एक बोटैनिस्ट थे और एक ज़ूलॉजिस्ट थे, राइट। शुरू में 1838 में मैथियस स्टीडन नामी एक शख्स था, मैथियस स्टीडन नामी एक बोटैनिस्ट थे और उसने बुनियादी तौर पर किस चीज पर काम किया, तो मैथियस स्टीडन ने बुनियादी तौर पर काम किया प्लांट्स पर। किस पर काम किया, प्लांट्स। और मैथियस स्टीडन ने क्या बात बताई, उसने ये बात बताई कि जो प्लांट्स हैं तो ये किससे, ये इंडिपेंडेंट, सेपरेट, इंडिपेंडेंट, सेपरेट, समझ आ गई। और साथ में क्या, ऑर्गेनाइज्ड स्मॉल सेल से बने हुए हैं। क्योंकि सेल का कॉन्सेप्ट पहले आ चुका था 1665, तो उसने प्लांट्स के बारे में ये कहा कि प्लांट्स की जो ऑर्गेनाइजेशन है या प्लांट्स की जो तरकीब है वो ये कि इसके जो सेल्स हैं, हर सेल क्या है, इंडिपेंडेंट है, यानी हर सेल के अंदर खासियत ये है कि कुछ बड़े काम, क्या कुछ बड़े काम वो सेल खुद अपने तौर पर कर सकता है, राइट। इसी तरह हर एक सेल क्या है, सेपरेट है, अलग से है, लेकिन ये के साथ में ऑर्गेनाइज्ड भी है। तो ये कुछ बातें किसने बताई, ये कुछ बातें जो है मैथियस स्टीडन ने बताई। बाद में 1839 यानी एक ही साल बाद थियोडोर श्वान ने, सो थियोडोर श्वान जो है जो कि बेसिकली ज़ूलॉजिस्ट था, उसने कहा कि एनिमल्स आर also composed of independent cells। एनिमल्स जो है ये भी इंडिपेंडेंट सेल से बने हुए हैं। एनिमल्स किससे बने हुए हैं, यानी वो खासियत जो कि मैथियस स्टीडन ने बताई, किसके बारे में, प्लांट के बारे में बताई। किसके बारे में बताई, प्लांट के बारे में बताई। तो वही खुसूसियात किसने, थियोडोर श्वान ने कहा कि यही खुसूसियात किसके अंदर पाई जाती हैं, एनिमल्स के अंदर भी पाई जाती हैं। लिहाजा ये सेल थ्योरी सिर्फ प्लांट्स तक महदूद नहीं और एनिमल्स तक भी महदूद नहीं, बल्कि ये सेल थ्योरी जो है ये किसके लिए है, तमाम जानदारों के लिए है। ये सेल थ्योरी किसके लिए है, तमाम जानदारों के लिए। अब इसकी डिटेल में जाने से पहले हम इस बात को समझते हैं कि देखिए लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि आपको तकरीबन हर सेल के अंदर मिलेंगी। यानी अगर वो प्रोकैरियोट है, प्रोकैरियोट एक ऐसा सेल होता है जिसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, जैसे बैक्टीरिया है और आर्किया है। आप लोग चैप्टर नंबर 6 में पढ़ेंगे बैक्टीरिया और आर्किया जो है उसके अंदर क्या नहीं होता, न्यूक्लियस नहीं होता, कैरियोन न्यूक्लियस को कहते हैं। लेकिन ये चार चीजें, क्या चार चीजें ऐसी हैं जो कि आपको हर सेल के अंदर मिलेंगी, समझ आ गई। तो मेजर जो फीचर्स हैं तमाम सेल्स के और सेल्स। तो पहली खुसूसियत क्या है, पहली खुसूसियत ये है कि हर सेल में एक न्यूक्लियॉइड या न्यूक्लियस होगा, ठीक है। और इसमें क्या होता है, कंटेनिंग डीएनए, यानी हर सेल के अंदर, किसके अंदर, हर सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होगा। हर सेल के अंदर क्या होगा, एक न्यूक्लियस होगा या न्यूक्लियॉइड। जैसे प्रोकैरियोट है उसमें न्यूक्लियस नहीं होता तो न्यूक्लियॉइड होता है। न्यूक्लियॉइड वो रीजन है जिसके अंदर क्या पड़ा हुआ होता है, जिसके अंदर डीएनए पड़ा हुआ होता है, सही। दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज ये कि आपको हर सेल के अंदर साइटोप्लाज्म मिलेगा। क्या मिलेगा, साइटोप्लाज्म। तीसरी चीज ये कि हर सेल के अंदर आपको राइबोसोम मिलेंगे। और चौथी चीज ये कि हर सेल का एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन लाजिमन होगा। हर सेल का एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन लाजिमन होगा। अब ये जो खुसूसियात है ना, तो ये खुसूसियात
आपको सेल के अंदर जैसे माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट है उसके अंदर भी मिलेगी। तो एवोल्यूशन ये कहता है, यानी सेलों के अंदर जो इर्तिका का अमल हुआ है वो ये बात बताती है हमें कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट ये खुद पहले एक सेल थे, लेकिन एक बड़े सेल के अंदर आकर उसका हिस्सा बन गए, यानी एंडो उसके अंदर आ गए। सिम का मतलब होता है मिल जाना, सिम का मतलब क्या होता है? मिल जाना। और बायोसिस कहते हैं लिविंग को, बायोसिस कहते हैं किसको? यानी मिलकर रहने को बायोसिस कह रहे हैं। तो कोई चीज सेल के अंदर आकर उसके साथ मिलकर रह रही है, इसको एंडोसिम्बियोसिस कहते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट ने यही काम किया। तो ये चार खुसूसियात आपको हर सेल के अंदर मिलेगी। इसी तरह जिंदगी देखने के लिए, किसको देखने के लिए? जिंदगी देखने के लिए आपके पास कुछ पैमाना या मयार होना चाहिए, जिसकी बुनियाद पर आप कह सकते हैं कि लाइफ इसको कहते हैं, लाइफ इसको कहते हैं। समझ आ गई? तो लाइफ के लिए जो कुछ चीजें जरूरी हैं वो क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ। देखिए जानदार वो क्या करते हैं? तो जानदार अपने अंदर नशोनुमा, बढ़ोतरी, ग्रोथ शो करते हैं। समझ आ गई? तो जिंदगी का कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि ये क्या शो करेगा? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट शो करेगा। क्या शो करेगा? अब ये ग्रोथ और डेवलपमेंट दो चीजों के बगैर मुमकिन नहीं है। ये ग्रोथ और डेवलपमेंट दो चीजों के बगैर मुमकिन नहीं है। समझ आ गई? इसके लिए एक तो जरूरी चीज क्या है? एक जरूरी चीज इसके लिए मेटाबॉलिज्म है, यानी सेल में कोई केमिकल रिएक्शन होना चाहिए, कोई मेटाबॉलिक प्रोसेस होना चाहिए। मेटाबॉलिज्म हम किसको कहते हैं? मेटाबॉलिज्म हम कहते हैं वो तमाम केमिकल रिएक्शन जो कि किसी सेल में होते हैं, वो तमाम केमिकल रिएक्शन जो कि किसी सेल के अंदर होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म कहते हैं। अब ये मेटाबॉलिज्म के मुख्तलिफ लेवल्स होते हैं, प्राइमरी मेटाबॉलिक पाथवे, सेकेंडरी मेटाबॉलिक पाथवे, टर्शियरी मेटाबॉलिक पाथवे, और हर तरह के मेटाबॉलिक पाथवे में मुख्तलिफ किस्म के केमिकल कंपाउंड बनते हैं। तो देखिए बुनियादी तौर पर सेल किससे बना हुआ है? केमिकल कंपाउंड से, ऑर्गेनिक कंपाउंड से बना हुआ है। जब उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की तादाद में इजाफा होगा, उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की तादाद में इजाफा होगा, समझ आ गया? जैसे ये कमरा है, अब इस कमरे की दीवार जो है उसके साथ आप क्या करेंगे? मजीद कुछ ईंटें बढ़ाना शुरू कर देंगे। समझ आ गई? ये स्कूल की बाउंड्री है, ये कॉलेज की बाउंड्री है, तो स्कूल कॉलेज की बाउंड्री के साथ आप क्या कर देंगे? एक जगह से तोड़ देंगे और आप उसको थोड़ा सा और क्या करेंगे? लंबा कर देंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ है कि उसके साइज में इजाफा हो रहा है। समझ आ गई? आपने नया कमरा बनाया, नई बिल्डिंग बनाई, नई लैब बना ली, तो इससे क्या बात समझ आ रही है? इससे यही बात समझ में आ रही है कि उसके अंदर आप डेवलपमेंट कर रहे हैं। यही काम सेल के अंदर भी होता है, ये काम सेल के अंदर भी हो रहा है। यानी सेल के अंदर जो केमिकल पड़े हुए हैं तो उन केमिकल्स से मजीद केमिकल्स बन रहे हैं, लेकिन वो मजीद केमिकल्स उस वक्त बनेंगे जब उन केमिकल्स को बनाने के लिए, उन केमिकल्स को बनाने के लिए दीगर केमिकल बाहर से हैं, दीगर केमिकल बाहर से हैं। तो इसलिए दूसरी जो जरूरी चीज है वो क्या है? दूसरी जरूरी चीज इसके लिए ट्रांसपोर्ट है। क्या है? ट्रांसपोर्ट। फिर इसके साथ साथ इसको क्या चाहिए? इसके साथ साथ इसको एनर्जी चाहिए। इसके साथ साथ इसको क्या चाहिए? एनर्जी, जो कि सेल में एटीपी की शक्ल में होती है, और ये एनर्जी ट्रांसपोर्ट में भी यूज होती है, मेटाबॉलिज्म में भी यूज होती है। फिर ये कि इस सारे के लिए सेल के अंदर क्या होते हैं? इस सारे के लिए सेल के अंदर एंजाइम्स होते हैं। क्या होते हैं? एंजाइम्स। तो लाइफ के लिए, यानी लाइफ की निशानी क्या हो गई? ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, ट्रांसपोर्ट, एनर्जी सिंथेसिस, एंजाइम्स की मौजूदगी। इसी तरीके से इसके लिए जो सेल्स हैं ये क्या करते हैं? सेल्स होमियोस्टेसिस करते हैं। सेल्स क्या करते हैं? होमियोस्टेसिस करते हैं, यानी बाहर के एनवायरनमेंट के साथ अपने आप को एडजस्ट करते हैं। बाहर के एनवायरनमेंट के साथ, बाहर अगर कोई चीज कम ज्यादा होती है तो उसका असर सेल पर डायरेक्टली नहीं पड़ता, बल्कि सेल अपने आप को क्या कर सकता है? एडजस्ट कर सकता है। इसको हम होमियोस्टेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? होमियोस्टेसिस। फिर कुछ बुनियादी प्रोसेस, जैसे कि एक मैंने ट्रांसपोर्ट में आपको बता दिया
लेकिन हम कह सकते हैं कि रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, इसी तरीके से रिप्रोडक्शन। अच्छा, फिर सेल, जैसे मैंने कहा कि बाहर के एनवायरनमेंट में कोई चेंज आता है, बाहर के एनवायरनमेंट में कोई चेंज आता है, हाँ, तो सेल उसके मुताबिक अपने आप को एडजस्ट करता है। अब ये सवाल यहां पर ये होना चाहिए कि बाहर के एनवायरनमेंट में जो चेंज आया वो सेल को कैसे पता लगा? बाहर के एनवायरनमेंट में जो चेंज आया वो सेल को कैसे पता लगा? समझ आ रही है? तो या कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो बाहर के एनवायरनमेंट में चेंज के मुताबिक अपने आप को एडजस्ट करता है। तो अब ये कि उस लिविंग ऑर्गेनिज्म को ये बात कैसे पता लगी, उस लिविंग ऑर्गेनिज्म को ये बात कैसे पता लगी, उसके अंदर ये चीज कहां से किस तरीके से आ गई? समझ आ रही है? तो उसका आंसर क्या है? उसका आंसर ये है कि उसमें सेंसरी सेल्स होते हैं, या तो वो सेल खुद उसमें कोई क्या होगा, उसके ऊपर कोई प्रोटीन होगा जो कि बाहर से किसी चेंज, किसी तब्दीली को महसूस कर सकता है। या जैसे ह्यूमन है तो ह्यूमन में सेंसरी सेल्स होते हैं, ह्यूमन में क्या होते हैं? सेंसरी सेल्स होती हैं। तो उसका नाम क्या है? उसका नाम जो है हम कहते हैं कि कोऑर्डिनेशन एंड रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। कोऑर्डिनेशन एंड रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, यानी बाहर जो स्टिमुलस हम चेंज करते हैं, तो बाहर जो तब्दीली आ रही है, सेल उसको क्या कर सकता है? महसूस कर सकता है। यहां तक समझ आ गई? तो ये लाइफ के कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये वो कुछ बुनियादी बातें हैं जो सेल के अंदर पाई जाती हैं। ये हमने सेल की हिस्ट्री स्टडी की, और ये दो साइंटिस्ट मैथ्यूस थ्यूडन और थियोडोर श्वान जो है, इन्होंने सेल थ्योरी, अब इन्होंने जो सेल थ्योरी दी उसके पॉइंट्स क्या क्या है? नंबर 1, पहला पॉइंट, ऑल लिविंग organisms are composed of one or more cells। देखिए, जितने भी जानदार हैं, क्या हैं? जितने भी जानदार हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ये क्या है? ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल। जैसे बैक्टीरिया है वो एक सेल से बनता है, बैक्टीरिया जो है वो एक सेल से बना हुआ है। प्रोटोजोन्स हैं, एनिमल लाइक प्रोटिस्ट हैं, वो एक सेल से बने हुए हैं। समझ आ गई? तो इसी तरीके से जब रिप्रोडक्शन होती है, तो रिप्रोडक्शन के वक्त जब सेल्स बनते हैं, जैसे स्पर्म एक सेल है, तो ये एक ही सेल है। ये क्या है? एक ही सिंगल सेल है। समझ आ गई? और वो सिंगल सेल ओवम उसके साथ मिलता है, उसके बाद जाइगोट बनाता है। जाइगोट भी क्या होता है? सिंगल सेल होता है। उस जाइगोट के अंदर क्या होती है? उस जाइगोट में वही काम होता है जो हमने यहाँ पर डिस्कस किया कि ग्रोथ और डेवलपमेंट। तो जाइगोट में जब ग्रोथ और डेवलपमेंट होती है तो उससे एक पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाता है। अब उसको बाहर से क्या मिलता है? बाहर से उसको न्यूट्रिएंट्स यानी खुराक जिसको आप कहते हैं वो मिलते रहते हैं कंटिन्यूअसली, और वो ऐसा ऐसा क्या करता है? एक पूरा कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बना देगा। क्या बना देगा? एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बना देगा। तो यही काम एक सेल से शुरू हुआ, और एक सेल से दो सेल, दो सेल से 4, 8 करते करते पूरा ऑर्गेनिज्म बन गया। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की ऑर्गेनाइजेशन, क्या ऑर्गेनाइजेशन, वो क्या है कि जानदार 1, 2, 100, 1000 या कई लाख या करोड़ों सेल्स से बने होते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल्स। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट ये है कि न्यू सेल्स arise from pre existing cells, यानी जितने भी नए सेल्स हैं, जितने भी क्या है? नए सेल्स हैं, तो ये प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से बनते हैं। यानी पहले से कोई सेल मौजूद था तो उससे आगे जाकर क्या बना है? दूसरा सेल बना है। पहले से कोई सेल मौजूद था तो उससे आगे जाकर क्या बना है? एक और सेल वो बना है। जैसे हम अपने आप को देखते हैं, यानी हमारा तसव्वुर कहां से? हमारे पेरेंट्स, सही, हमारे माँ बाप, उससे आगे आपके क्या? दादा दादी, नाना नानी, और उससे आगे सिलसिला, ठीक है, हमारे आबा और अजदाद। तो वो क्या थी? वो लाइफ थी। लाइफ से आगे लाइफ चल रही है, आगे की जाने बढ़ रही है। फिर
तीसरी चीज क्या है? तीसरी चीज ये कि जितने भी सेल्स हैं इसके अंदर इसका हेरिडिटरी मटेरियल होता है। जितने भी सेल्स हैं उसके अंदर उसका क्या होता है? हेरिडिटरी मटेरियल होता है, सही, जिसको हमने डीएनए का नाम दिया। तो सेल्स कंटेन hereditary material that is transferred from parents to offspring। सेल्स के अंदर हेरिडिटरी मटेरियल होता है। सेल्स के अंदर क्या होता है? हेरिडिटरी मटेरियल होता है जो कि पेरेंट से ऑफस्प्रिंग की तरफ ट्रांसफर होता है या मुंतकिल होता है। तो उसको हमने क्या कहा? उसको हमने डीएनए का नाम दिया। किसका नाम दिया? डीएनए या जो क्रोमोसोम्स हैं, डीएनए या जो क्रोमोसोम्स हैं, तो ये पेरेंट से ऑफस्प्रिंग की जानिब मुंतकिल होते हैं, पेरेंट से ऑफस्प्रिंग की तरफ मुंतकिल होते हैं। चौथी बात ये कि जितने मेटाबॉलिक प्रोसेस हैं, all metabolic processes take place within the cell। All metabolic processes take place within the cell, यानी जितना कुछ केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं जिसका ताल्लुक लाइफ के साथ है, जिसका ताल्लुक किसके साथ है? लाइफ के साथ है, वो तमाम केमिकल रिएक्शंस, क्या वो तमाम केमिकल रिएक्शन कहां पर हो रहे हैं? सेल के अंदर हो रहे हैं। समझ आ गई? या आप ये कह सकते हैं कि मिसाल के तौर पर अगर एनर्जी बन रही है सेल के अंदर बन रही है, एंजाइम बन रहा है सेल के अंदर बन रहा है, कोई प्रोटीन बन रहा है सेल के अंदर बन रहा है, कोई हार्मोन बन रहा है सेल के अंदर बन रहा है। इवन जो आप अभी गर्मी की वजह से आपको थोड़ा सा पसीना आया है, ये पसीना भी एक सेल के अंदर बन रहा है, ठीक है? उन सेल्स में बन रहा है जिनको हम स्वेट ग्लैंड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? आंखों में आंसू निकल रहे हैं, समझ आ गई? तो टीयर ग्लैंड, लैक्राइमल ग्लैंड की सिक्रीशंस हैं, वो क्या बना रहे हैं? आंसू बना रहे हैं, समझ आ गई? तो जो कुछ भी है जो कि किसी केमिकल रिएक्शन के नतीजे में बन रहा है, तो ये सब कुछ कहां पर हो रहा है? सेल के अंदर हो रहा है, समझ आ गई? तो पहला पॉइंट, अब इसको याद करने का तरीका क्या है? याद करने का तरीका ये कि पहला पॉइंट देखिए, जिंदगी अगर आप स्टडी कर रहे हैं, लाइफ अगर आप स्टडी कर रहे हैं, समझ आ गई? तो लाइफ की स्टडी का मतलब क्या है? लाइफ की स्टडी का मतलब ये कि आप सेल पढ़ रहे हैं, या अगर सेल पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब है यू आर स्टडीइंग लाइफ। तो पहला पॉइंट क्या है कि जिंदगी का बेसिक यूनिट सेल है। अगर सेल पहले से मौजूद है तो उससे आगे दूसरा सेल बनेगा, और ये जो दूसरा सेल बनेगा वो भी उसी की तरह होगा। ये जो दूसरा सेल बनेगा वो भी उसी की तरह होगा। तो सवाल ये पैदा होता है कि नया सेल जिसको हम डॉटर सेल कहते हैं या ऑफस्प्रिंग्स कहते हैं, वो डॉटर सेल पेरेंट सेल की तरह कैसे हुआ? तो वो पेरेंट सेल की तरह इस तरह हुआ कि जो पेरेंट सेल है, जो क्या है, जो पेरेंट सेल है, उससे एक चीज मुंतकिल हुई, क्या? ऑफस्प्रिंग्स में या डॉटर सेल में, जिसको हम क्या कहते हैं? डीएनए। और इस डीएनए में वो बात मौजूद होती है जो कि ये डिफाइन करती है, ये बताती है कि किसी सेल को कैसे होना चाहिए, किसी सेल को कैसे होना चाहिए। और अगला पॉइंट क्या है कि जो कुछ भी है, जो भी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हैं, वो कहां पर हो रहे हैं? सेल के अंदर हो रहे हैं। ऑल मेटाबॉलिक प्रोसेसेस टेक प्लेस विद इन द सेल, ठीक है? चलिए नोट करें इंशाल्लाह। कल इंशाल्लाह हम सेल के बारे में उन टेक्निक्स को पढ़ेंगे, सेल के बारे में, यानी सेल के बारे में ये जो इतनी मालूमात हम जानते हैं, तो ये हमें कैसे पता लगी? ये हमें कुछ टेक्निक्स के जरिए से पता लगी, और उन टेक्निक्स को हम कहते हैं टेक्निक्स यूज्ड इन सेल बायोलॉजी या सेल बायोलॉजी की टेक्निक्स।